तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोझा मैं मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे DSSB-PRT पार्ट बी टीचिंग मेथोडोलॉजी NIOS सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कौन-कौन से लेक्चर्स थे, जिसमें लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर लिया है हमने। आज है लेक्चर नंबर 3 की बारी, ठीक है, जिसमें हम लोग 502 नंबर के ब्लॉक को देख रहे हैं। 502 ब्लॉक NIOS सीरीज का, और हम लोग बिल्कुल रेगुलरली और सीक्वेंस में हम ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी तरीके का टाइम गवाए, ठीक है। तो लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस हम चेक कर रहे थे, और आज का जो लेक्चर है वो हमें शुरू करना है कहाँ से? ऑब्जर्वेशन, जो मैंने कल बोला था कि ये कल से शुरू होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग हमने कर लिया है, सिचुएशन 3-4 के सिनेरियो को भी देख लिया है, एंड हाउ चिल्ड्रन लर्न ये चीज भी सीख लिया है हमने। एंड इस चीज को तो आपसे हम जो है आज से शुरू कर रहे हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया हुआ है ये थ्योरी। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन, अगर हम खुद से सोचना चाहें कि ऑब्जर्वेशन क्या है, आप सोचिए जरा। जब कोई चीज आप देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उसी को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं ना, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन का सीधा मतलब है अवलोकन से, ठीक है। अवलोकन का मतलब है ऑब्जर्वेशन। तो क्या है ये ऑब्जर्वेशन, जरा देखते हैं। Learning from observation is a common and natural method of human learning. Observational learning, also known as vicarious learning or social learning or modeling, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हम सोशल लर्निंग भी बोलते हैं, मॉडलिंग शब्द का यूज भी करते हैं, ठीक है। एंड रेप्लिकेटिंग नॉवल बिहेवियर एग्जीक्यूटेड बाय अदर्स, observational learning is a key learning method for children when acquiring basic tasks such as language and cultural norms, but it is different from imitation. ये imitation से बिल्कुल हटके होगा observation, ठीक है। imitation मतलब रटनाना, मतलब दोहराना, सेम चीज को रिपीट करना, बट observation कुछ अलग ही है। देख करके, ऑब्जर्व करके देखना है। in which the observer copies and reproduces the behavior of the model. यहाँ मॉडल की बात होती है दोस्तों। आदर्श, हमें जानते हैं कि आदर्श कौन है। आदर्श कोई व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, आदर्श हो रहा है कि बच्चे के सामने कौन आदर्श के रूप में जाना जाएगा, टीचर के तौर पे। इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वी थिंक एंड जज and learn not only how to do certain things but also what the consequences of our action are likely to be. Therefore, learning through observation is not exact reproduction of the model's behavior but developing behavior based on the observed behavior. और कौन दिया था इसको? एल्बर्ट बंडूरा ने। कब दिया था? 1977 में। ये बात भी याद रखना है। अकॉर्डिंग टू बंडूरा 1977, फॉलोइंग 4 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस, 4 तरीके हैं ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर को लर्न करने, ऑब्जर्वेशन को सीखने का, आर इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में 4 डिस्टिंक्ट प्रोसेस है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। उसको पहले, अगर आपने नहीं समझा ये चीज, तो ये है कि इसमें मॉडलिंग की बात हो रही है। मॉडल, मॉडल बोले तो आदर्श की बात हो रही है। कौन है आदर्श? हम सब समझते हैं कि टीचर ही तो है वो मॉडल। मॉडल कौन है भाई? मॉडल कौन है बच्चों के लिए? मॉडल कौन है? रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल बोलते हो ना बच्चों के लिए, तो कौन है वो? टीचर है, या तो कोई उसका गार्जियन है, या तो उसके पेरेंट्स हैं। वही सब तो रोल मॉडल है। कोई सिबलिंग भी हो सकता है रोल मॉडल के तौर पे, उससे सीख सकता है। तो इस तरीके के रोल मॉडल होते हैं, ठीक है। एंड 4 तरीके कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं जरा। पहला है अटेंशन। पहला क्या है भाई? अटेंशन, सावधान। दूसरा है रिटेंशन,
अटेंशन तो ठीक है, रिटेंशन। फिर तीसरा है मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, और चौथा है भाई इसी से रिलेटेड मोटिवेशनल प्रोसेस। ये चार तरीके हैं किस चीज के, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के प्रोसेस को सीखने के तरीके। अब क्या है जरा देखते हैं गौर से। देखिए, अटेंशन प्रोसेस, we do not imitate the total behavior of a model, rather we focus on a specific aspect that we are interested to learn. स्पेसिफिक एस्पेक्ट क्या है सीखने का, इस पे अटेंशन देना, फोकस करना, फोकस करना, ठीक है। We pay attention to significant features of behavior we want to learn. For example, a child learning to write in good handwriting watches her teacher and keenly observes the way she is holding the pen, moving her fingers, where she is using capital letters, and does not pay attention to how the teacher is dressed or how she walk. इस पे नहीं ध्यान दे करके कैसे वो होल्ड कर रही है पेन को, कैसे वो मूव कर रही है अपने फिंगर्स को, कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज कर रही है, इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है अगर बच्चा, किसके लिए, अच्छी हैंडराइटिंग के लिए, गुड हैंडराइटिंग स्किल को सीखने के लिए। तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले अटेंशन, अटेंशन सीकर है, अटेंशन देता है, सावधान हो जाता है बिल्कुल। बिल्कुल ही एकदम सावधान मुद्रा में बच्चा क्या करता है, फोकस करता है भाई। पहला काम है फोकस करना, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की पहली शुरुआत ही होती है फोकस से। ओके, फोकस। दूसरी बात क्या है, अटेंशन के बाद क्या चीज आती है, अटेंशन के बाद आता है रिटेंशन। अब ये रिटेंशन क्या है भाई, तो आइए देखते हैं रिटेंशन क्या है। रिटेंशन प्रोसेस, द एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। स्टोर करके रखना है इंफॉर्मेशन को, है ना, इंफॉर्मेशन को क्या करके रखना है, स्टोर करना है। Retention can be affected by a number of factors, but the ability to pull up information later and act on it's vital to observational learning. We need to remember the things observed through some way of using symbols, understanding, and organizing our observations. हम सबको पता है कि हम चीजों को देख करके और चीजों को मेमोराइज करने के लिए क्या करते हैं, निमोनिक्स का यूज करते हैं, करते कि नहीं करते बताओ। हम लोग निमोनिक्स का यूज करते हैं ना, किस लिए करते हैं निमोनिक्स की यूज, ताकि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखें। हाँ, चीजों को याद रखने के लिए करते हैं ऐसा। तो बच्चे क्या करते हैं भाई, बच्चे भी कुछ ना कुछ तरीके ढूंढते हैं जिससे उनको चीजें याद रह जाए, ठीक है, मेमोराइज हो जाए। तो क्या है वो तरीके, जरा देखते हैं। We need to remember the things observed through some way of using symbols, understanding and organizing our observations. हम तो सिंबल से याद रख लेते हैं, बच्चे कैसे करते हैं। Usually we employ two process for retention. दो तरीके क्या है, फर्स्ट है storing the things observed as visuals in our memory. Visuals के तौर पे स्टोर रखना मेमोरी में, फॉर एग्जाम्पल, एंड देन रिहर्सिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्शन मेंटली। मेंटली उस सीक्वेंस को, जो विजुअल्स हमने देखे थे, उसको मेमोराइज करने के लिए क्या करेंगे, मेंटली उसको रिहर्स करेंगे, रिहर्सिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। मेंटली, मन ही मन में हम उसको रिहर्सल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीवन इज ट्राइंग टू बॉल लाइक जहीर खान, then he should mentally rehearse the sequence of the bowling actions of Jahir after observing him in person or in TV telecasts and forming a visual image of the actions. हमें अगर जहीर खान जैसे बॉलिंग करनी है दोस्तों, तो हम उसकी बॉलिंग की तरीके को ढूंढेंगे, जैसे मैं अभी बता रहा हूं ना, अभी आप मुझे देख नहीं पा रहे होंगे, बट क्या है, मैं वो सीक्वेंस को खुद भी कर रहा हूँ, कैसे वो बॉलिंग करता होगा, कैसे वो बॉल को घुमा करके फेंकता है। जियो खिलाड़ी वाह वाह देख घुमा के, हाँ, तो घुमा करके वो देता था, कैसे वो बॉलिंग करता था, इस चीज को अपने मन ही मन रिहर्स करना, ये रिटेंशन के लिए होता है, चीजों को ऑब्जर्व करके देखना और उसको मन ही मन रिहर्स करना, विजुअल मेमोरी को,
टीवी टेलीकास्ट में देखा और उसको आपने रिहर्स किया। बंडूरा कहते हैं, अल्बर्ट बंडूरा, बंडूरा इन 1977 सजेस्ट दैट द बेस्ट वे टू लर्न फ्रॉम अ मॉडल इज टू ऑर्गेनाइज एंड रिहर्स ऑब्जर्व्ड बिहेवियर कॉग्निटिवली, मानसिक तौर पे, मेंटली विथ प्रॉपर थिंकिंग एंड देन एक्ट इट आउट। एक्ट तब करना है जब रिहर्स आपको माइंड से हो जाए, मन ही मन आपने उसको रिटेन कर लिया, ये है रिटेंशन प्रोसेस। फिर आते हैं मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तीसरा तरीका। भाई आपने पहले नंबर पे अटेंशन गेन कर लिया, बच्चे ने उस चीज को सीखा, देखा, अटेंशन किया, फोकस किया पॉइंट को। फिर दूसरा नंबर उसने रिहर्स किया मन ही मन, हाँ, चीजों को प्रॉपर थिंकिंग करके मेंटली। एंड आफ्टर दिस मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होता है, क्या है वो? एक्शन। अब एक्शन की बारी भाई आ गई। हाँ, आफ्टर वी हैव रिटेन्ड द observed behavior through rehearsal of visual images, the behavior has to be transformed into physical action। अब एक्शन की बारी आ गई दोस्तों। फॉर दिस वन नीड्स टू टू थिंग्स, दो तरीके होने चाहिए एक्शन के लिए। फर्स्ट, ही और सी मस्ट हैव बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम और हर। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? इफ वन डिजायर टू बी अ बैट्समैन लाइक तेंदुलकर, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ बैट्समैन। भाई साहब, अगर आपको तेंदुलकर की तरह बैट्समैन बनना है तो आपको एक फिजिकल कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए बैट्समैन की। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इतनी तो तंदुरुस्ती चाहिए, उतनी तो कैपेबिलिटी चाहिए कि आप होल्ड कर सको बैट को आसानी से, उतने वीक ना हो कि आप उसको घुमा के, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए फिजिकल लेवल की, मोटर लेवल की। इफ वन इज टू वीक, नो मैटर हाउ परफेक्टली वन रिहर्स द सीक्वेंसेस ऑफ बैटिंग ऑफ तेंदुलकर, one will not be able to perform because it would be difficult to lift and move the bat in the same manner। चाहे आप कितने भी परफेक्ट हो रिहर्स करने में मेंटली, लेकिन जब तक आपके अंदर वो बैट्समैन वाली कैपेबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है तेंदुलकर वाली, तो आप कैसे इस चीज को रिहर्स करके मेंटली अटेंड ऑब्जर्व करके भी सीख पाओगे? नहीं हो पाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि मोटर रिप्रोडक्शन स्किल आपके अंदर है कि नहीं है, ये भी है। The second aspect for transforming the observed behavior to action is to actually practice the sequence of action। प्रैक्टिस तो करना है खुद से, एक्चुअल में करना है, नेट प्रैक्टिस करना है। हैविंग अ परफेक्ट विजुअल इमेजरी एंड मेंटल रिहर्सल ऑफ द एक्शन विल नॉट हेल्प द ऑब्जर्वर टू परफॉर्म द एक्ट स्पॉन्टेनियसली। स्वतः नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, खुद से, अपने आप से नहीं होगा दोस्तों। आप इसको अपने ऊपर देखो, आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आप लाख मेरे तरीके से ऑब्जर्व करके चीजों को समझ लो, ठीक है? आप बहुत अच्छे से समझ लो, आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया हो, बहुत अच्छे से पेपर को देख लिया, ऑब्जर्व किया, ब्लूप्रिंट देखा उसका, पेपर कैसा आता है, उसका सिलेबस क्या है, आपने सारा कुछ चेक कर लिया। फिर आपने देखा कि ये प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईपी कैसा आता है। फिर आपने देखा कि वो टेस्ट देने के लिए इंटरव्यूज आपने बहुत सारे देख लिए कि वो पिछले है रैंक होल्डर्स का इंटरव्यूज देख लिया, हाँ, रैंक होल्डर्स का सब कुछ तो कर लिया आपने। फिर किसी की स्ट्रेटजी सुन ली भाई, जैसे मैं ही कभी कभी स्ट्रेटजी बता दूं तो स्ट्रेटजी भी सुन लिए, ऐसे ऐसे करना है, किसी ने प्रोसेस बता दिया, सब सीख लिया, सब आपने रिहर्स कर लिया, मेंटली आपने फोकस भी बना लिया। भाई साहब आपको लाना है 160 प्लस और आपका आ रहा है, ऐसा सोच भी रहे हो, पर ये सब फुस हो जाएगा भाई। कब? जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। एक्चुअल प्रैक्टिस बिना किए आपका कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। बिना एक्चुअल प्रैक्टिस के कुछ होना ही नहीं है। शायद आप भूल रहे हैं कि सारी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह जाती है जब आपके सामने पेपर होता है, एग्जाम होता है, सारा स्ट्रेटेजी गुम होने लगता है और आपके पीवाईपी आप सब कुछ देख चुके होते हैं, अगर लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे बार 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 बार। ब्लूप्रिंट्स तो आपको पता होगा, आपने ऑब्जर्व कर लिया सब कुछ, स्ट्रेटेजी सुन ली सबकी, इंटरव्यूअर ने बता दिया आपको, रैंक होल्डर ने समझा दिया आपको सब कुछ कैसे क्या करना है, पर आपने अगर सेल्फ प्रैक्टिस नहीं की तो सब बेकार। ऐसे ही तो बच्चे का भी है ना हाल, उसको ऑब्जर्व करने को तो मौका मिल जाए,
तेंदुलकर की तरह, जहीर खान की तरह बॉलिंग करने का, हर चीज का मौका मिल जाए, देखने का मौका मिल जाए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करेगा तो नहीं होगा परफॉर्मेंस. So to perform effectively, repeated practice combined with continuous feedback on practice and making appropriate corrections after each practice are necessary. तो ये जान लेना, मॉक टेस्ट देने भर से नहीं होगा. प्रैक्टिस तो आपने मॉक टेस्ट दे के दे लिया, लेकिन उसका आपने एनालिसिस नहीं किया. हाँ, उसका आपने किसी तरीके से उस प्रैक्टिस का फीडबैक नहीं लिया. फीडबैक क्या है आपका, किस चीज में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है अपनी, किस चीज में आपकी अपनी वीकनेस दिख रही है, ये अगर नहीं देखा, नहीं चेक किया, तो फिर सब बेकार. सब मॉक टेस्ट देना भी, प्रैक्टिस करना भी बेकार हो जाएगा. इसीलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस तो करो, लेकिन कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एनालिसिस के साथ होनी चाहिए ना. प्रैक्टिस हो विथ कंटिन्यूअस फीडबैक. ओके, कंटिन्यूअस फीडबैक. फिर आते हैं फोर्थ एंड लास्ट बंडूरा का टॉपिक. उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए जो दिया, 4 प्रोसेस में से एक मोटिवेशनल प्रोसेस भी होता है भाई. कहने का मतलब, आपने एक बार कोई काम कर लिया, एक बार मॉक दे दिया, आपने फीडबैक भी चेक कर लिया अपना, स्ट्रेंथ वीकनेस सब, दूसरी बार दे लिया, चलो ठीक है भाई, दूसरी बार भी दे लिया, पर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार लगातार जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक देने के लिए तो भाई कुछ तो अपने साथ होना चाहिए ना. वो कुछ क्या है, वो है मोटिवेशन. अगर आप मोटिवेटेड फील ही नहीं करोगे तो बार बार प्रैक्टिस करोगे कैसे, मन ही नहीं मनेगा, उबाऊपन लगेगा भाई, और ये बोरिंग होता है प्रोसेस. प्रैक्टिस इज नॉट कि बहुत इजी है, सब कुछ मजा में सब बीत जाएगा, नहीं होगा ऐसा. बहुत बार आपके स्कोर डाउन होंगे, मेरे स्कोर कई बार डाउन हो रहे हैं भाई. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई तीर मार रहा हूं, स्कोर मेरे भी डाउन चल रहे हैं. 90 आया है एक बार, एक बार 78 आया है, पर छोड़ नहीं रहा हूं. पता पता है क्यों? आप कहोगे कि इतना करने के बाद भी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके में दिक्कत उतनी नहीं है, तो फिर आपको पार्ट बी जो आप बता ही रहे हो खुद भी, उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है भाई साहब. मैंने सीटेट की पेडागोजी पढ़ी थी, ठीक है, अब तक. मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एनआईओएस की पेडागोजी और सीटेट की पेडागोजी में थोड़ा सा अंतर है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि जमीन आसमान का अंतर है भाई, क्योंकि ये सब तो पढ़े हो ना, अल्बर्ट बंडूरा, ये सब का प्रैक्टिस देखे नहीं हो क्या? पढ़े तो हो सीटेट में भी. पर क्या है, ये सब चीजें जब आप एज लाइन बाय लाइन देख लोगे एनआईओएस के सीरीज के साथ, तो रेडी हो जाओगे. तो ये क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई साहब, मोटिवेशन की जरूरत सबको पड़ती है, ठीक है. तो मोटिवेशनल प्रोसेस बच्चे की भी जरूरत है. यू मस्ट बी, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम चिल्ड्रन हु हैव लर्नड वेरी वेल through observational learning, as they can vividly describe the steps of action and can perform it perfectly, but often they do not perform as and when required. In such cases, what they lack is proper motivation to act. The child is required to be motivated, especially self motivated to act. देखो भाई, मोटिवेटेड तो रहना ही रहना है, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड रहना है. ये सेल्फ मोटिवेटेड ही आपकी चीज है जो आपको आगे तक काम आएगी. रिवार्ड्स दे करके बच्चे को भी आप मोटिवेट करके रख सकते हो, खुद को भी कर सकते हो, पर रिवार्ड्स के बिना अगर आपको मोटिवेटेड रहना पड़े, दैट इज द सेल्फ मोटिवेशन. और ये जरूरी है, ठीक है. ये सेल्फ मोटिवेशन के बगैर कोई चीज जो है आपको लगातार नहीं कर पाओगे, ठीक है. लगातार कंसिस्टेंसी के लिए तो सेल्फ मोटिवेशन होना बेहद ही जरूरी है दोस्त. और ये आएगा कैसे, प्रैक्टिस और साथ में किससे, बार बार एनालिसिस करके आगे बढ़ने से, ठीक है. तो यही है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है. और अब समरी क्या है इसकी, स्पेशली समरी क्या है इस चीज की, कि समरी, summary, we can say that the observational learning begins with observation of
modeled event and undergoes the following four process before being transformed into a matching performance on the part of observer. पूरी तरह से मैच होने के पहले, मैचिंग परफॉर्मेंस होने से पहले इस चार प्रोसेस से होके गुजरना ही गुजरना है। वो चार प्रोसेस आप लिख सकते हो कमेंट में। पहला है क्या? अटेंशन है, किसी चीज का अटेंशन होना चाहिए। दूसरा है जब अटेंशन हुआ तो उसको रिटेन करके रखना है, रिटेंशन भी होना चाहिए ना, संभाल के रखना है। थर्ड है प्रैक्टिस करना है, रियल प्रैक्टिस। तो वो किस तरीके की प्रैक्टिस हो? प्रैक्टिस तो हो लेकिन किस टाइप की प्रैक्टिस हो, उसको कौन सा प्रोसेस का नाम दिया गया? मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो ये भी लिख लो, मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मोटर इसलिए बोला है भाई कि फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, मोटर स्किल की। पढ़ा है ना, फाइन स्किल, मोटर स्किल। सुई में धागा लगाने के लिए फाइन मोटर स्किल चाहिए है, ग्रॉस मोटर स्किल पढ़ा है ना। और मोटिवेशन तो आप देख ही रहे हो भाई, हर चीज में चाहिए मोटिवेशन, मोटिवेशन भी चाहिए। तो ये चार प्रोसेस हैं, चार तरीके हैं जो कि चाहिए ही चाहिए। किसके लिए? ये चाहिए आपको अल्बर्ट बंडूरा का ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए। तो पहला है वही, फिर से रिपीट हो रहा है, द ऑब्जर्वर मस्ट बी क्या? अटेंशन, मस्ट पे अटेंशन। फिर क्या है? ऑब्जर्वर मस्ट पे अटेंशन तो हो ही गया। दूसरा है ऑब्जर्वर मस्ट रिप्रेजेंट द ऑब्जर्व बिहेवियर कॉग्निटिवली, स्टोर इट, रिहर्स इट। मतलब कॉग्निटिवली स्टोर करे और फिर उसको रिहर्स भी करे। ठीक है, बिहेवियर को रिहर्स करना है लेकिन उसके पहले स्टोर करना है कॉग्निटिव वे में, मतलब मेंटली। ठीक है, रिहर्सल करना है मेंटली, डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं बोला है, पहले मेंटली रिहर्स करो। फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन आता है, दैट इज ऑब्जर्वर मस्ट रिप्रोड्यूस एंड रिफाइन द ऑब्जर्व बिहेवियर इफ ही और सी हैज रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज। अगर उसकी कैपेबिलिटीज हैं तो उसको रिप्रोड्यूस करे, एक्शन में लाए। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ऑब्जर्वर मस्ट परफॉर्म द लर्न बिहेवियर अंडर अप्रोप्रिएट मोटिवेशनल कंडीशंस। अब आपके पास ये क्वेश्चंस देखने में आ रहा होगा E4 नाम से, स्टेट योर रोल एज ए टीचर इन हेल्पिंग यू एंड योर स्टूडेंट्स फॉर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ये चीज आप खुद भी कमेंट में लिख सकते हो। वैसे तो ये आप जानते हो हमारा टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, बट ये भी जानते रहो, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी जानते रहो, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या बुराई है इसमें? हाँ, स्टेट एनी टू वेज टू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स टू परफॉर्म इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दो तरीके बताओ अपने शिष्यों को, कभी आपने पढ़ाया हो कभी टीचर के तौर पे, तो बता दो कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए बच्चों को आप क्या दो तरीके सिखाओगे, क्या दो तरीके बताओगे? बता सकते हो भाई। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज ट्रायल एंड एरर। सुना तो होगा ही भाई, हाँ, इस थ्योरी का नाम सुना तो होगा ही। सो लेट अस ऑब्जर्व अ चाइल्ड लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। कभी चलाया है साइकिल, खुद राइड किया है बाइसाइकिल? मैंने तो किया है भाई, सबने किया होगा कभी ना कभी। परफेक्शन इन राइडिंग दिस बाइसिकल इज नॉट अचीव्ड थ्रू वन ट्रायल। क्या ऐसा हुआ है कभी कि एक बार में आपने साइकिल शुरू किया चलाना और सीख भी गए? नहीं होता ऐसा। द चाइल्ड मेक्स मेनी अटेम्प्ट्स टू एक्वायर मास्टरी ओवर स्किल। एट द इनिशियल स्टेज ही और सी मेक एरर्स। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, बच्चे से भी होती हैं। एंड ग्रेजुअली द एरर्स आर मिनिमाइज्ड, और धीरे धीरे वो एरर्स क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं। कैसे, किस चीज से वो एरर कम होते हैं? अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि प्रैक्टिस, इससे ही चीजें जो है परफेक्ट बनती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पढ़ते हो, सुनते हो, पर उसको फॉलो भी किया करो। प्रैक्टिस ही है वो चीजें जो है बदलती हैं। तो child makes a number of attempts for particular task or problem and find his or her attempts ultimately rewarding। rewards लास्ट में मिलता है, एक बार में नहीं।
पहले उसको ट्रायल एंड एरर मेथड पे चलना पड़ता है उस बच्चे को, तब वो प्रॉब्लम्स को समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़ता है. So when one is confronted with a difficult problem for which he or she not having any ready-made solution, यहाँ कोई ready-made solution नहीं है बच्चे के पास, so he will or she will engage in a variety of different responses until one response produces a satisfying effect. जब तक कि संतुष्टि भरा रिजल्ट नहीं मिल जाता, तब तक प्रैक्टिस करते रहना है और करते ही रहना है. गलतियां होंगी, गलतियों से सीखेंगे. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अभी स्कोर के बारे में नहीं सोचना है कितना आ रहा है. स्कोर कम हो रहा है मालूम है, स्कोर डाउन हो रहा है मालूम है, उसको ठीक करने के लिए बार बार ट्रायल तो करना पड़ेगा, बार बार मॉक तो देना पड़ेगा, तब तो स्कोर बढ़ेंगे. बार बार मॉक टेस्ट दो, गलतियां हो उसको एनालाइज करो, सीखो, फीडबैक देखो, अपना स्ट्रेंथ चेक करो, वीकनेस चेक करो, और उसके बाद फिर से अप्लाई अप्लाई करो सेम चीज. ट्रायल एंड एरर. गलती होगी और फिर उस गलती से आप सीखोगे. ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड. और कौन दिया था इसको, इस थ्योरी को? इस थ्योरी को देने वाले, जैसा कि हम सब ने सुना होगा बहुत पहले ही, ईएल थॉर्नडाइक थे. ठीक है, ईएल थॉर्नडाइक. The theory of trial and error learning was developed by the American psychologist E.L. Thorndike as early as 1913 through a series of experiments conducted on different animals, mostly on cats. किस चीज पे ये ज्यादा किए थे आपको याद होगा? बिल्ली. बिल्ली रानी बड़ी सयानी. हाँ, बिल्ली कैट के ऊपर जो है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था दोस्तों. तो याद तो होगा ही, पिजड़े वाली बिल्ली, कौन भूल सकता है भला. हाँ, उस बिल्ली के पास क्या था, आइए देखते हैं. One of his famous experiments to illustrate the method of trial and error learning involved a placing hungry cat inside a cage and dangling a fish outside the cage. एक पिजड़े में भला एक भूखी बिल्ली को, हंग्री कैट को पिजड़े में रखा और उसके ठीक सामने फिश रख दिया. बताओ, केज के ठीक सामने, आउटसाइड द केज, अंदर नहीं बाहर रखा, पिजड़े के बाहर फिश है और पिजड़े के अंदर बिल्ली, वो भी भूखी. क्या करेगी, देखो क्या करेगी. द कैट हैड टू प्रेस अ लीवर एंड कम आउट फ्रॉम द केज टू ग्रैब द फिश. बिल्ली को बाहर आना था लीवर को प्रेस करके, उसमें एक लीवर लगा हुआ था केज में, पिजड़े में. उस पिजड़े से बिल्ली जो है, उस पिजड़े से बाहर आना था, उस पिजड़े से बिल्ली को बाहर आना था दोस्तों. और उसी के अंदर थी बिल्ली, है ना. उसके अंदर बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती थी. और इसके ठीक सामने मछली रखी हुई है, शानदार एक मछली रखी हुई है. इसको रखी हुई है खाने के लिए, ताजा ताजा मछली है, उसकी सुगंध इसके पास जा रही है दोस्तों, इस बिल्ली के पास. और ये भूखी बिल्ली लीवर प्रेस करके दरवाजा खोल सकती है पिंजड़े का, और वो ऐसा करती भी है. पर किस तरीके से? यही तरीका था, ट्रायल एंड एरर. गलतियां करती हैं बार बार, कैसे करती है आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन. इन इनिशियल अटेम्प्ट्स द कैट मेड सेवरल अननेसेसरी मूवमेंट्स बिफोर प्रेसिंग ऑफ लीवर ऑफ द केज. पिजड़े का वो लीवर दबाने से पहले बहुत सारी गलतियां करती हैं वो बिल्ली. इन सब्सिक्वेंट ट्रायल्स द रैंडम मूवमेंट्स वेर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड. द फाइनली कैट could directly approach the lever, pressed it, and escaped the cage. From this experiment, Thorndike developed the following three laws of learning. थॉर्नडाइक ने इस एक्सपेरिमेंट से 3 नियम निकाले. लॉज ऑफ लर्निंग, सीखने के 3 नियम निकाले उन्होंने. पहली बात तो ये कि बिल्ली ने किया क्या था. बिल्ली ने सबसे पहले तो बहुत सारे एक्सरसाइज किए. वो एक्सरसाइज कोई वो मॉक टेस्ट देने वाले नहीं थे, और ना ही वो एक्सरसाइज कोई पुशअप्स वगैरह कर रही थी. बिल्ली ने किया क्या? रिपीटिशन हुआ ना. एक्सरसाइज बोले तो रिपीटिशन हुआ. रिपीटिशन ऑफ एक्टिविटी मेक्स द स्टूडेंट टू रिटेन द एक्टिविटी.
for longest period. This is specially constituted of two laws, law of use and law of disuse. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जब आदमी क्या करता है, कोई चीज की रिटेंशन के लिए एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी में क्या होता है, या तो वो कोई एक्टिविटी करने के बाद से या तो वो यूजफुल रहती है तो वो लॉ ऑफ यूज बन जाती है, और नहीं तो वो यूजफुल नहीं रहती तो लॉ ऑफ डिसयूज की बन जाती है। मतलब क्या है, यानी प्रयोग लायक बन जाएगी, उपयोगी सिद्ध हो जाएगी, और या तो अनुप्रयोग लायक होगी, मतलब प्रयोग लायक नहीं रहेगी। तो क्या है वो लॉ ऑफ यूज और डिसयूज का नियम और कैसे ये काम करता है, आइए देखते हैं। The first relates to strengthening of connection. Strengthening of connection of stimulus, cause and response the behavior by repetition, and second the opposite of the first relates to weakening of the connection. नहीं समझ आया होगा, मैं बता रहा हूं। पहला जो तरीका है लॉ ऑफ यूज का, जब आदमी कोई काम करके देखता है कि भाई उसको यूजफुल दिख रहा है, वो चीज काम की चीज दिख रही है, उससे फायदा हो रहा है, कुल मिला के एक शब्द, अगर हम ये कहें कि भाई साहब फायदा हो रहा है किस चीज से, उस काम को करने से, जिस काम को करने से आपको होगा क्या, फायदा, तो क्या आप उस काम को दोहराओगे नहीं? हाँ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे कि नहीं, बताओ? तो फायदे में रहोगे तो भाई साहब स्ट्रेंथनिंग करेगा ना वो कनेक्शन को, बार बार उसको यूज करने का मन करेगा ना। तो स्टिमुलस एक शब्द दिया गया है और दूसरा शब्द है रिस्पॉन्स। ये क्या है, ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स शब्द क्या है? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, भाई स्टिमुलस मतलब कारण, लिखा भी है ब्रैकेट में कॉज। स्टिमुलस का मतलब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं? स्टिमुलस बोले तो कॉज, हाँ, कारण बताया गया है। और रिस्पॉन्स बोले तो बिहेवियर, बर्ताव कैसा हो, मतलब कि जब कोई कारण और उसका रिस्पॉन्स कब होगा, बार बार कब कोई करेगा रिस्पॉन्स, जब फायदा होगा किसी चीज से, तो यूज का काम हो जाएगा, लॉ ऑफ यूज काम करने लगेगा जैसे ही फायदा होगा। और जब फायदा नहीं हुआ, लॉस होगा तो लॉ ऑफ डिसयूज काम करेगा, स्ट्रेंथनिंग नहीं वीकनिंग हो गया उस काम का, दोबारा वो काम नहीं करेगा, कोई वीकनिंग कनेक्शन हो जाएगा। यही है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, मतलब बिल्ली के केस में अगर आप देखें तो क्या कर रही थी बिल्ली, बिल्ली जब जब अब दोबारा उसको मौका मिला, जब जब उसको फिर से रखा गया पिंजड़े में और उसको फिर से जब मौका दिया गया, तो अब इस बार जो है तुरंत जो है वो अप्लाई करती थी, उसी लीवर पे पैर रख के तुरंत खोल करके वो फिश के सामने आकर के अपना फिश खा लेती थी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बिल्ली को ये पता चल गया कि ये यूजफुल है, लॉ ऑफ यूज है ये। अगर ये चीज जब तक लॉ ऑफ डिसयूज लायक था, बिल्ली नहीं कर रही थी उस काम को, नहीं करेगी, क्यों करेगी भाई? हम्म तो बिल्ली के यूज लायक वो दिखा जब, ठीक है, लॉ ऑफ यूज बना वो, तब जाकर के बिल्ली ने उस चीज को क्या किया, दोबारा प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है प्रभाविता का नियम जिसको बोलते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है भाई, जरा देखते हैं। तो of several responses that occurs just before a satisfying state of affairs tends to be learned easily, those that occur before an annoying state of affair to the tend to the forgotten or rejected. In other words, if the consequence of behavior is satisfying, यानी अगर वो satisfying है, संतुष्टि भरा है, then the behavior is likely to be learned, तब वो बिहेवियर आप याद करने की कोशिश करोगे। अगर वो संतुष्टि देता है तो भूख मिट गई, संतुष्टि मिल गई बिल्ली को, फायदा हो गया, तो वो काम करेगी दोबारा। इन दिस कनेक्शन द रोल ऑफ रिवार्ड एंड प्रेज हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ
strengthening the learned behavior, whereas punishment and rebuff have the opposite effect on the behavior being learned. जब आपको उस काम के लिए रिवार्ड मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा, प्रशंसा होगी, उसको पॉजिटिवली आप उसको स्ट्रेंथन करोगे, स्ट्रेंथन करेगा वो आपके बिहेवियर में, वो आप करोगे, दोबारा दोहराओगे। और जैसे ही उस चीज से पनिशमेंट मिल जाएगी, आप उस चीज को अपोजिट वे में ले चलोगे, नहीं करोगे, उसको रिपीट नहीं करोगे। सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास। अब लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है? लॉ ऑफ रेडीनेस बोलता है ये लॉ कि तैयार हो जाओ बच्चे, समय आ गया है तैयार रहने का। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टू लर्न। सीखने के लिए अगर तैयार ही नहीं है बच्चा, तब कैसे आप सिखाओगे उसको बिना सीखने के तैयारी के? बच्चा तैयार तो होना चाहिए ना सीखने के लिए। द एजुकेशनल implication of this law is quite clear. A child who is ready for a specific type of learning is far more likely to profit from such learning experiences than another who is not ready. भाई साहब जो रेडी है वो सीख जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, फायदा हो जाएगा। जो नहीं रेडी है उसको लॉस होगा, नहीं सीख पाएगा। Earlier in this unit, we have discussed about the importance of readiness to learn and teachers' role in understanding children's readiness. पहले भी हमने इस यूनिट में देखा है कि कैसे रेडी होने से चीजें लर्न हो जाती हैं, रेडीनेस टू लर्न। और टीचर्स का रोल भी है इसी चीज में कि चिल्ड्रंस को रेडी करे, तैयार करे बच्चे को। नहा धुला करके नहीं तैयार करना है, बाल वाल नहीं संवारने हैं उसके, उसको रेडी रखना है, प्रिपेयर्ड रखना है, अलर्ट मूड में रखना है, हाईली अलर्ट रखना है। रेडी, स्टेडी, गो, कहते हैं ना, हाईली अलर्ट रखो उस बच्चे को ना, रेडी करना है उस बच्चे को, अलर्ट मूड में रखना है, एकदम सावधान, सीखने के लिए तत्पर ना, तत्पर रखना है उसको। तत्परता का नियम है ये, हिंदी में कहें तो तत्परता का नियम। यही है थॉर्नडाइक साहब का नियम, ठीक है। ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था इसको। These laws of learning drawn by Thorndike from his experiment have influenced classroom practices, even though several researchers found limitations of these laws in their practical uses. भले ही आज के ज़माने में भी थॉर्नडाइक साहब की वो ये लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यूज में आती है। क्यों? भले ही उसके प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने चेक किया कि बहुत सी कमियां हैं, फिर भी आज की डेट में इसका यूज है। क्योंकि आप जानते हो क्या, कभी भी ट्रायल और एरर ये हमेशा से ही आपके लिए एक वरदान साबित हुआ है, वरदान रहा है। कई भी चीज आप ट्राई ही तो करते हो भाई, चलो ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता हो जाए। हो जाता है, नहीं होता, सीखने को मिलता है, गलतियां होती हैं, सीखते हैं इंसान, ठीक है। इंसान गलतियों का पुतला अगर कहते हो, तो बच्चे भी तो गलतियों का पुतला है, उनको गलतियां हो जाती हैं तो सीखने दो ना भाई। उसको उसको ऐसा क्यों बना दिया कि नहीं भाई हम भगवान हैं और हम जो है टीचर हैं, तुम्हारे लिए जो कहेंगे वही सही होगा? नहीं, बच्चे के हिसाब से चलिए थोड़ा, हम चाइल्ड सेंटर्ड होके चले। हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के लिए ही तो ये सब पढ़ रहे हैं, कि बच्चे के हिसाब से बाल केंद्रित शिक्षा देनी है आपको, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या ये छठा प्रश्न भी एक है कि कंसीडरिंग ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग, गिव एन एग्जांपल दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड एज ए टीचर। आप में से जितने लोग भी कभी टीचिंग किए हो, कभी भी, चाहे वो मान के चलिए किसी स्कूल में किया हो, या फिर कहीं पे कोचिंग में पढ़ाए हो, या फिर कहीं होम ट्यूशन आपने दिया है, ट्यूटर रहे हो, होम ट्यूटर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अगर टीचिंग किए हो और किसी भी तरीके का आपके पास कोई एग्जाम्पल हो ऐसा, ट्रायल एंड लर्निंग से रिलेटेड, बच्चे ने ट्राई किया और सीख लिया कोई चीज, या आपने सिखा दिया उसको एज ए टीचर किसी चीज को ट्राई करा के, तो जरूर, या फिर अपने लिए भी मैं कहूंगा
आपने भी कभी कोई ट्रायल मेथड यूज किया हो जिसमें आपने ट्राई किया हो और कोई चीज सीखने को मिली हो आपको, तो वो आप कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताएं। मैं उसे लाइक भी करूंगा और कमेंट भी करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा इसका कमेंट का। अच्छा लगेगा यार, पार्टिसिपेशन होगी। और देख लो आ गया पार्टिसिपेशन एंड डूइंग। भागीदारी बच्चे की लानी है, ठीक है, तो पार्टिसिपेशन तो करवाना पड़ेगा किसी भी चीज में। तो क्या है ये पार्टिसिपेशन, आइए देखते हैं। पार्टिसिपेशन और डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, ये मेरे लिए फेवरेट लाइन रही है भाई। मैं सिर्फ लाइन ही नहीं, मैं इसको हमेशा यूज करते आया हूँ। करके सीखना है ना कोई भी चीज, हमें कैसे करनी है, लर्निंग बाय डूइंग। हमें हमें कोई चीज करके सीखनी है ना, लर्निंग बाय डूइंग करना है, करके सीखना है, करके सीखना, यही है लर्निंग बाय डूइंग। तो through participation it is considered as effective means for meaningful learning। पार्टिसिपेशन पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हार जीत बाद में, पहले पार्टिसिपेशन। डूइंग गिव्स द रियल एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। It is a way of combining thinking and reasoning with the practical act of manipulating objects for solving a problem. Undoubtedly, it promotes self learning and self assessment, which are the ultimate goal of learning process। अल्टीमेट गोल क्या होता है लर्निंग का, सबसे जरूरी सेल्फ लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट, स्वाध्याय, स्व अधिगम जिसको बोलते हैं, स्व अधिगम, और एक तरीके से सेल्फ असेसमेंट, स्व मूल्यांकन। ये दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ गया यार, हाँ ये है, दोनों ही चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, स्व अध्ययन और स्व मूल्यांकन। स्व मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन करना है, और स्वाध्याय, स्वाध्याय करना है, स्वाध्ययन करना है, हाँ? खुद से अध्ययन, सेल्फ लर्निंग, स्व अधिगम, अधिगम, अधिगम है ना, हिंदी एकदम शुद्ध कहें तो अधिगम होता है लर्निंग का मतलब। तो इसमें हमने देखा कि अल्टीमेट गोल तो यही है, और इसको प्राप्त करने के लिए हमें बच्चे को एटलीस्ट पार्टिसिपेशन तो कराना पड़ेगा ना, भागीदार तो कराना पड़ेगा। बट इन क्लासरूम सिचुएशंस इंडिविजुअल वर्क कैन नॉट ऑलवेज बी अ कंडक्टेड। हम क्लासरूम में भाई 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, उस बीच में हम जो है इंडिविजुअली हर बच्चे से नहीं करा सकते एक्टिविटी। सो देयर फॉर एनकरेजिंग स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन स्मॉल ग्रुप, छोटा छोटा ग्रुप बना के 5-10 बच्चों का ग्रुप बना करके और वर्क कराएंगे। वर्क ऑलवेज प्रूव्स इज बेनिफिशियल फॉर लर्निंग। स्मॉल ग्रुप वर्क करेगा, काम करेगा इंडिविजुअल के बजाय। रिसर्च फाइंडिंग्स कंसिस्टेंटली so that the more pupils are involved as active participants in small group activities, they better do। जितने ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होंगे छोटे छोटे ग्रुप्स में, वे अच्छा करेंगे। द मोर प्रोविजंस फॉर ग्रुप एक्टिविटीज आर अरेंज्ड इन द क्लासरूम सिचुएशन, द मोर पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। जितना ज्यादा आप छोटा छोटा ग्रुप बनाएंगे उतने ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होंगे उसमें। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन इनहैंसिंग लर्निंग, क्या क्वेश्चन है ये, आप भी बता सकते हो कमेंट करके, रोक के वीडियो पॉज करके, कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन इनहैंसिंग लर्निंग। लर्निंग को इनहांस करने में, बढ़ाने में क्या वो तरीके हैं पार्टिसिपेशन के, क्या वो बेनिफिट्स हैं, क्या वो लाभ हैं। आप बता सकते हो कि बच्चे अगर भागीदार होते हैं, किसी भी पार्टिसिपेशन करते हैं किसी भी लर्निंग में, तो उनका बढ़ावा मिलना ही मिलना है, चाहे वो जीत हो या हार। हम्म? क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। हाँ, हाँ, स्ट्रगल में जो मिल जाए भाई सब सही है, करो तो सही, स्ट्रगल करके तो देखो। एक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग इन अ कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन, भाई साहब ये भी जो जैसे लर्निंग बाय डूइंग मैंने बोला ना मेरे लिए बेस्ट रहा है हमेशा के लिए, वैसे ही ये एक जो कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन वाली बात है ना, मेरे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है भाई। संदर्भ सहित व्याख्या बोलते हैं ना, संदर्भ में कोई चीज बात करनी है,
कॉन्टेक्स्ट में बोलिए, जो है सिचुएशन के अनुसार बोलिए, तब मैं समझूंगा। ये चीज होती है एक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, होती है कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन में। मतलब कि बच्चे को सिखाना है, समझाना है, तो उसको कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सिखाइए। कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में आप सिचुएशन बदल जाती है। जैसे मैं एक अब शब्द बोल नहीं सकता वो अभी, क्योंकि वो गाली हो जाएगी हमारी हिंदी भाषा में, और वही चीज साउथ भाषा में आप समझ लो स्वागत है उसका मीनिंग। तमिल में या किसी साउथ लैंग्वेज में उसका मीनिंग है स्वागत, और हमारे लिए वो हिंदी में हो गया है गाली। हिंदी में गाली उस शब्द के लिए प्रयोग होता है, और तमिल में उसका मतलब हो जाता है स्वागत। तमिल या जो भी तेलुगु या मतलब साउथ में भाषा में, साउथ इंडियन भाषा में क्या है, मैं हिंट छोटा सा दे रहा हूँ, हिंट से ही समझ लेना। रन, अब इसके आगे ए बी सी डी जो भी लगाना हो आपको, उससे पता चल जाएगा आपको कि इसको हम गाली के तौर पे यूज करते हैं, और ये यही चीज स्वागत के तौर पे यूज होता है साउथ में। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीजें बदल गई या नहीं बदली, बताओ, संदर्भ के हिसाब से। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि लोकेशन चेंज हुई, उसका मीनिंग चेंज हो गया, मीनिंग बदल गई ना। लोकेशन बदलते ही मीनिंग बदल गई दोस्त। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा से यही मतलब हुआ कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बच्चे को सिखाना है, कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से मीनिंगफुल लर्निंग होगी। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस अमॉन्ग ईच अदर। बच्चा जब ग्रुप में होगा भाई, तो हम कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, सुना है कि नहीं? शेयरिंग इज केयरिंग, ये बोलते हैं ना हम लोग अक्सर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा एक ही मतलब हुआ भाई, कि अगर बच्चा कोई चीज सिखाओगे उसको, और जब वो एक्सपीरियंस करेगा अपने दोस्तों के बीच में, तब वो शेयर करते हुए बहुत सी चीजें सीख जाएगा। ठीक है, बच्चा कोई, अच्छा ये चीज मैं अपनी एग्जांपल से बताऊं, स्व स्व उदाहरण बोलूं, तो उदाहरण, मैंने भी ये चीज सीखा हुआ है अपने टाइम पे। भले ही उस टाइम पे हम लोगों को ये चीज पता नहीं था कि ये सब चीजें जो रहती हैं वो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, पर हमने भी अपने टाइम पे, आई थिंक नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास से ही, कुछ हम अपने दोस्त थे, चार ग्रुप्स होते थे, अपने दोस्तों के चार दोस्त होते थे, और वो सब के सब, कोई बोलता था एसएसटी पढ़ के आओ आज इस टॉपिक को, कोई बोलता था साइंस भाई पढ़ के आओ, कोई बोलता था इंग्लिश का कोई एक टॉपिक पढ़ के आओ, हाँ, कोई बोलता था भाई तुम हिंदी ही पढ़ लो, कोई बोलता था, वैसे तो चार की बात हो रही है तो कभी कभी मैथ्स भी होती थी। तो इससे क्या होता था, जब ये सभी दोस्त एक एक करके अपनी अपनी टॉपिक्स खुद की पढ़ के जाएंगे घर से, और जब क्लास में हम लोग मीट करेंगे, मिलेंगे क्लास में, तो अब ये दोस्त एसएसटी बताएगा, एसएसटी का टॉपिक, ये दोस्त साइंस की टॉपिक बताएगा। अगर मैं इंग्लिश का पढ़ के गया हूँ, इंग्लिश की चीज बताऊंगा, कोई चीज हिंदी पढ़ के गया है, हिंदी बताएगा, कोई मैथ्स पढ़ के गया है, मैथ्स की टॉपिक बताएगा। एक साथ एक्सपीरियंस कर देते थे इतने सारे टॉपिक्स, और खुद भी पढ़ते थे जब जा करके, तो वो इजिली ग्रैप्स हो जाती थी, चीजें ग्रैस्प हो जाती थी। अब क्या है कि इसका फायदा तो आपने देख लिया, अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना होता है। मतलब कि जब बच्चा ने एक्सपीरियंस ग्रहण किया, तो पहले तो टीचर्स ये सब ध्यान भी नहीं देते थे कि ये बच्चे करते भी हैं ऐसा। लेकिन आज के डेट में अभी एक्सपीरियंस आपको खुद ही करवाना है बच्चे से, कि नहीं भाई ग्रुप्स बनाओ, बच्चे को एक एक चीज सीखने का, शेयरिंग का मौका दो, कौन बच्चा कहाँ से आया है देख के उसको मौका मिले सीखने का। तो इससे क्या फायदा होगा बच्चे का, कि वो शेयरिंग करना सीख जाएगा, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। फिर पूलिंग कंबाइंड रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द टास्क,
कंबाइंड रिसोर्सेज हो जाएगी, मतलब सब मिलके करेंगे तो भाई कंबाइंड रिसोर्स तो मिलना ही मिलना है। इससे क्या आएगा, कंप्लीशन ऑफ टास्क, मतलब कोई काम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर है सर्चिंग, डिबेटिंग एंड कमिंग आउट विथ इनोवेटिव एंड अल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। बच्चे जब एक साथ अपने आपस में पीयर लर्निंग करते हैं, पीयर लर्निंग आपने सुना है, सुना तो होगा ही। पीयर लर्निंग बच्चे जब करते हैं क्या, पीयर लर्निंग, थोड़ी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी बट आपको समझ में जरूर आएगा, बस समझने से मतलब रखिए। पीयर लर्निंग करता है बच्चा जब खुद से जो है अपने दोस्तों के बीच में बातें कर करके सीखता है। उससे क्या फायदा होता है उसका, एक तो उसके सर्च करने की प्रवृत्ति, खोजी प्रवृत्ति डेवलप होती है, डिबेटिंग की टैलेंट आती है, आपस में डिस्कशन की टैलेंट आती है, अल्टरनेट तरीके, बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और इनोवेशंस पैदा होती हैं, खोज करने की प्रवृत्ति। इतनी सारी चीजें डेवलप होती हैं पीयर लर्निंग से। हाँ, तो फायदा है कि नुकसान, ये बताओ। फायदा ही है। फिर बात करते हैं क्या, डेवलपिंग सोशल क्वालिटीज। कौन कौन सी सोशल क्वालिटीज डेवलप होती हैं, हेल्पिंग की, शेयरिंग का पहले ही बता रखा है, फेलो फीलिंग, वही पीयर वाली फीलिंग, सिंपैथी, इम्पैथी बोलते हैं ना, इम्पैथी या सिंपैथी, तो वो भी तो गेन होगी, एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल भी बनेगा बच्चा। फिर इतनी सारी चीजें सीख ही लिया, हेल्प करने का, शेयर करने का, अपने दोस्तों की फीलिंग्स को समझने का, और जिम्मेदारी भी समझने लगेगा, इतने सारे फायदे होंगे। फिर डेवलपिंग पर्सनल क्वालिटीज, पर्सनल क्वालिटीज क्या क्या डेवलप होंगी, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, सेल्फ स्टीम डेवलप होगा बच्चे में, करेज डेवलप होगा बच्चे के अंदर, हाँ, टू आस्क द क्वेश्चंस, एक दूसरे से बातें करने से क्वेश्चन पूछने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है डिस्कशन मेथड बच्चों का आपस में। Considering participation in group task has positive effect on learning. It's seen that in an actual situation, all the students cannot participate in equal degree in all group works. What can you do then to increase the level of participation in students in the classroom activities? You may consider the following points. कौन कौन से points हैं वो? Ideally, the goal of increasing participation is to have every student participate in the same way or at the same rate. Sorry, is not, not अपने नहीं छोड़ दिया था। Ideally, the goal of increasing participation is not to have every student participate in the same way or at the same rate. तो आपका ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, आपका ये गोल बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक बच्चा एक ही तरीके से पार्टिसिपेट करे, क्षमता उतनी ही रखता हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि हमें अपने एक गोल को जरूर ध्यान रखना है, हमारा वो एक गोल है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंस के लेकर के चलना है, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता बच्चों के हमें समझते हुए चलना है। तो ये नहीं है कि एक जैसे बच्चे हैं सब के सब, ठीक है, एक जैसे नहीं है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को भी समझते हुए चलना है। और आपको सभी बच्चे को जरूरी नहीं है कि एक जैसे ट्रीट करना हो, कि नहीं भाई, मतलब एक जैसे ट्रीट तो करना ही, बट गोल आपका जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन टू हैव एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द सेम वे एंड सेम रेट, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट लिखा है ना। Instead, it is to create an environment in which all participants have the opportunity to learn and in which the class explores issues and ideas in depth from a variety of viewpoints. सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ये आपका काम है, मौका दिलवाना सबको एक आपका काम है, ना कि हर एक बच्चा एक ही रेट से, सेम रेट से, सेम तरीके से सीखे, ये जरूरी नहीं। There are always different type of students. For example, some students who do not speak often in class are effective students who typically develop ideas and questions in their minds before speaking others speaking. ये मेरी तरह के बच्चे होंगे, बिल्कुल भी मेरी तरह से। मैं भी यही करता था भाई, करता था, आज भी कई बार ऐसा होता है। होता ये है कि हम लोग कई बार अपने माइंड में चीजों को सोचते हैं भाई, थिंकिंग करते हैं,
माइंड मैपिंग करते हैं पहले कि क्या ये बात बोलनी सही होगी। पहले तोलो फिर बोलो, हाँ, तोलो फिर बोलो, ये रूल अप्लाई करता था मैं अक्सर। और ये कई बार फायदेमंद भी होती है और नुकसानदेह भी हो जाती है। नुकसानदेह तब हो जाती है जब आप तोलने में ही इतना टाइम लगा दो, सोचने में ही, कि वो टाइम ही निकल गया कि बोलना भी है किससे। इसको लव स्टोरी से मत जोड़ना भाई। मैं वो नहीं बोल रहा, हो सकता है उससे भी जोड़ सकते हो, बट मैं उस चीज को नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, पहले थिंकिंग करो फिर बोलो। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये फायदेमंद तो है, पर क्या है कि अब जब बच्चा सोच रहा है अपने दिमाग में कोई चीज, हाँ, कि उस टाइम पे ये हुआ था वो हुआ था, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, सही लगेगा नहीं लगेगा, इस केस में टीचर्स को थोड़ा एक्टिव रखना है बच्चे को, खुद भी एक्टिव रहना है, कि ध्यान रखें कि ऐसे बच्चों के क्वेश्चंस जरूर पूछें जो बोलने में सक्षम तो हैं पर बोलते नहीं हैं। दूसरे टाइप के बच्चे कैसे होते हैं? अदर्स आर साई स्टूडेंट्स, थोड़े लजकोकर हैं, लजालू हैं, शर्मीले टाइप के हैं। तो क्या होगा इनके साथ? हु फील अनकंफर्टेबल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ग्रुप्स, एटलीस्ट इनिशियली। कई लोग शुरू शुरू में एटलीस्ट बोल तक नहीं पाते हैं ग्रुप में, अपने बच्चों, अपने मतलब अपने दोस्तों के बीच में। Many students who frequently volunteer to contribute are active students who typically think while they speak. कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सोचते ही बोल भी देते हैं उसी दौरान, ठीक है। So therefore it is necessary to create conditions that enable students of various learning preferences and personalities to contribute. तो आपको हर एक बच्चे पे ध्यान देना है, चाहे वो ऐसा बच्चा जो बिल्कुल भी ना बोलता हो, या ऐसा बच्चा जो बोल तो सकता है बट सोचता है फिर बोलता है बहुत टाइम लेकर के, और कुछ ऐसे बच्चे जो सोचते ही बोल देते हैं, ड्यूरिंग स्पीकिंग दे जस्ट थिंक। तो फॉर दिस यू विल नीड टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स to encourage quiet students to speak up and occasionally ask the more vocal students to hold back. देखो भाई, ये आप इसमें ना बेईमानी नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। आप सोचो कि नहीं यार मैं तो ये गलत कर रहा हूँ कि वैसे बच्चे जो बोल सकते हैं उनको चुप करा रहा हूँ, और ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पा रहे हैं उनको बुलवाना पड़ रहा है। तो करना पड़ेगा दोस्त, इसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ बैलेंसिंग। पार्ट ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंस करना है तो भाई साहब सबको एक साथ लेके चलना होगा। सबका साथ सबका विकास ऐसे ही तो होता है, सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। तो इस चीज को मैं चाहूँ तो एक चीज और चीज से रिलेट कर दूं तो शायद आपके लिए और कई बार ये भड़काऊ भी हो सकता है, और कई बार आपके लिए समझदारी वाला भरा चीज भी हो सकता है। क्या? आरक्षण, रिजर्वेशन की अगर बात कर दूं इसी चीज से जोड़ के समझाने के लिए, तो आप समझ सकते हो कि भाई जो रिजर्वेशन है ना, आरक्षण, वो भी कुछ इसी प्रकार से है। क्या है? कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भाई अपने उनके जो उनकी जो कह सकते हैं ना हेरिडिटी रही है, कुछ इस प्रकार की रही है, या यूं कहें कि उनका जो एनवायरमेंट है, हेरिडिटी तो नहीं बोले तो सही है, एनवायरमेंट है उनका, ऐसा माहौल दिया गया, मिला है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, कि वो भाई साहब अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं या पढ़ने में अच्छे हैं। तो वैसे कैटेगरी वालों को जब कहा जाता है कि भाई तुम अनरिजर्व्ड हो और तुम पढ़े लिखे घर से हो, या नहीं भी हो तब भी आप पढ़ ले रहे हो, आपको पढ़ने के लिए माहौल दिया जा रहा है, अगर तो उस केस में अगर आप एज ए टीचर सोचो, एज ए टीचर कहो, एज ए टीचर आप अगर अगर एज ए टीचर समझो, लीडर को एक एज ए टीचर समझो, नेता को, तो आप ये मानो कि भाई उसको भी सोचना है तो सबके लिए सोचना है। भाई लीडर है तो उसको सबके लिए देखना है, लीडर ऑफ हाउस है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, या कहीं से भी है, हाँ, तो उनको तो सबके लिए सोचना है, आरक्षण देखना है उनको, सबके लिए देना है, मतलब सबको देखना है। अब उसके लिए क्या है कि कुछ को चुप कराना पड़ेगा, कुछ को रोकना पड़ेगा। रोकना इन द सेंस कि जबरदस्ती नहीं रोकना है, उनको ये बोलना है कि भाई आप कुछ टाइम के लिए थोड़े शांत हो जाओ, मतलब आपको रिजर्व नहीं अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, और जो लोग कुछ की थोड़ी दिक्कत आई है
उनको रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, उनको उनकी समस्या दूर हो जाने दो थोड़ा। पर इनको भी क्या है ना, मैं कहूं सीधे सीधे तो इनको भी ना पूरी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए था, डिपेंडेंट नहीं होना है भाई। अब डिपेंडेंसी से होता क्या है आपको मैं बताऊं, डिपेंडेंट हो जाने की वजह से क्या होगा कि समस्या बढ़ जाएगी। कैसे? वो ऐसे कि भाई आपको तो एक दायरे में बांध दिया गया। कैसे? जैसे कि मान लो कि किसी का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी को 160 प्लस की स्कोरिंग के लिए नीड है, बिल्कुल नीड ही है कि इतना लाना ही पड़ेगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि नीड से क्या जुड़ा हुआ है, मोटिवेशन। मोटिवेशन नीड से ही जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। जरूरत पड़ती है तो आप मोटिवेटेड होते हो, नहीं तो नहीं पड़ते, नहीं होते। आप ये बताओ, पिछले ही डी ट्रिपल एस बी का जो रहा है 120 प्लस का स्कोर, पिछला मतलब 2019 वगैरह जो भी वैकेंसी थी उस टाइम पे 120 प्लस पे भी हो जाता था। उस समय का वो बच्चा 160 प्लस के बारे में तो सोचता भी नहीं था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का रहा हो, अनरिजर्व्ड ही क्यों ना रहा हो। तो अब जो है, जब आप सोचते ही नहीं हो 120 से ऊपर का, तो आप तैयारी भी क्यों करोगे 160 के लिए? तो उस समय नहीं जाता था उतना स्कोर। अब क्या हुआ कि भाई साहब सीटें कम हो गई, नीड ज्यादा होगी, मोटिवेशन अब बढ़ाना पड़ेगा। उस केस में 160 प्लस भी लाना अब अनिवार्य हो गया, एक तरीके की कंपल्शन हो गई है। मेरे कहने का मतलब ये है डिपेंडेंसी से कि भाई साहब जब आप सिर्फ और सिर्फ इसी रिजर्वेशन पे डिपेंडेंट रहोगे हमेशा से, तो आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। क्या आपको एक टाइम के बाद लगने लगेगा कि मुझे उस उतना अपने को योग्य बनाने की जरूरत नहीं है। योग्य इन द सेंस कि आप अपने आप को योग्यतम बनाने की कोशिश नहीं करोगे। और ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है ग्रोथ के लिए, किसी के भी ग्रोथ के लिए, इंडिविजुअल तौर पे स्टूडेंट्स के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप मेरे एक निजी विचार से मत जोड़िएगा सिर्फ कि नहीं मैं अपने लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। ये मैं इसलिए बोल रहा ताकि स्टूडेंट्स में भी ऐसे ही चीज़ें होती हैं कि बच्चे को थोड़ा, ज़्यादा बोलने वाले बच्चे को होल्ड बैक पे रखना है, चुप करा के थोड़ी देर के लिए, ताकि सभी बच्चों को सिखाने का मौका मिले ना। अब एक को आता है भाई 3 लेसन तक, और एक कभी दूसरे लेसन को भी नहीं जानता, पहले लेसन को भी नहीं जानता, एक है कि दूसरा लेसन थोड़ा बहुत जानता है। तो सबको मेंटेन करके रखना है, तो उस वाले को तो शांत करना पड़ेगा जो तीसरे लेसन तक जानता है। उसको कहना पड़ेगा कि भाई तुम ही बता दो पहला दूसरा लेसन बच्चों के बीच में अपने, और मैं तो समझाऊंगा ही फिर उनको, तो उनसे उनको फायदा हो जाएगा। There is a need to provide pupils with training and support for group discussion. For this, you need to model that the way you watch, you want pupils to interact with each other. तो आप देखो तो देयर इज a नीड टू प्रोवाइड pupils with ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की जरूरत है बच्चों को, शिष्यों को देने की। एंड सपोर्ट फॉर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के लिए सपोर्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, एंड फॉर दिस you need to model the way you want pupils to interact with each other. Elicit group ground rules for talking in pupils' own words, and provide the kind of collaborative activities that promote active involvement of all the pupils. Collaborative group work is important for enhancing pupil participation. The key feature of effective group work discussions includes pupils. तो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है भाई। कोलैब करते हैं ना यूट्यूब पे भी लोग, तो बच्चों में भी कोलैब करवाइए। कैसे करेंगे कोलैब? उससे क्या फायदा होगा? आस्किंग क्वेश्चंस, बच्चे में पूछने की क्षमता, क्वेश्चन पूछने की क्षमता में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी। एक्टिवली एंड परसिस्टेंटली सीकिंग हेल्प फ्रॉम पीयर्स, एक दूसरे के दोस्तों के साथ हेल्प मिलेगी। प्रोवाइडिंग हेल्प दैट इज डिटेल्ड एंड चेकिंग दैट द हेल्प गिवन इज अंडरस्टूड बाय रेसिपिएंट। देखना यह भी है आपको टीचर के तौर पे कि बच्चा जिस मतलब जो रेसिपिएंट है, प्राप्त करता है,
उसको हेल्प मिल भी रही है या सिर्फ पीयर लर्निंग करा के हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं? फॉर्मेलिटी नहीं करनी है भाई सिर्फ, ठीक है, उसको कंप्लीट करवाना है ना, सिखाना है। अब एक और क्वेश्चन आ गया, क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन साफ है, क्या है वो? स्टार्ट सॉरी स्टेट द टू बेसिक क्वालिटीज ऑफ एन एक्टिव स्टूडेंट। आप कमेंट करके मुझे दो ऐसे करेक्टर्स या क्वालिटीज के बारे में बताओ एक्टिव स्टूडेंट के बारे में। किसके बारे में? एक्टिव स्टूडेंट के बारे में। एक्टिव स्टूडेंट के बारे में आप मुझे उसकी दो बेसिक क्वालिटीज बता दो, क्या होनी चाहिए, करेक्टर्स कैसा होना चाहिए? एक नहीं, बस दो, ठीक है, दो करेक्टर्स बता दो एक्टिव स्टूडेंट्स के, जो आपकी नज़र में एक्टिव स्टूडेंट रहे हो कभी आपके बीच में, या ऐसा नहीं भी हो, खुद भी अगर आप एक्टिव मानते हो खुद को तो बता दो, या एक्टिव नहीं भी मानते तो क्यों नहीं मानते, क्या वो दो कैरेक्टर्स आपको नज़र आते हैं एक्टिव स्टूडेंट्स के तौर पे, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। वीडियो को पॉज करके अभी बता दो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लर्निंग थ्रू डिस्कवरी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे या पढ़ लें, बोलो कितना टाइम हो गया? एक बार देख लूँ कितने टाइम की ये अपलोड, मतलब अभी तक की वीडियो हुई है। ये भाई साहब 1 घंटे 6 मिनट की हो गई वीडियो। बोलो पढ़ा दूँ, मतलब बता दूँ ये वाला, या रहने दूँ? चलो करा ही देता हूँ, ज़्यादा नहीं है। लर्निंग थ्रू डिस्कवरी या इंक्वायरी, यानी खोजी प्रवृत्ति से। खोजी प्रवृत्ति से क्या मतलब है भाई? इंक्वायरी या डिस्कवरी से क्या लेना देना है? डिस्कवरी या इंक्वायरी से सीधा मतलब है भाई जिज्ञासु प्रवृत्ति से, ठीक है। जिज्ञासु बच्चा है तो अच्छी बात है, जिज्ञासा पैदा करनी है, जिज्ञासु बच्चा बनाना है, ठीक है। तो डिस्कवरी का यही मतलब है, खोजी प्रवृत्ति बच्चे में आए। डिस्कवरी लर्निंग इज मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, और ये किसने दिया था? जेरम ब्रूनर ने दिया था। ये कौन दिया था? जेरोम ब्रूनर साहब ने इसको दिया। इनका नाम याद रखो, जेरोम ब्रूनर। इज ऑफन credited with originating discovery learning in 1960s. He argues that practice in discovery for oneself teaches one to acquire information in a way that makes that information more readily viable or viable in problem solving. इनका कथन ये है भाई ब्रूनर साहब का, कि practice in discovery for oneself teaches one to acquire information in a way that makes that information more readily viable in the problem solving. तो कोई भी काम, कोई भी प्रैक्टिस करो तो उसके लिए प्रॉब्लम तो सॉल्व होना चाहिए ना, इंफॉर्मेशन लेने भर से नहीं ना है। डिस्कवरी लर्निंग टेक्स प्लेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन वेयर द स्टूडेंट ड्रॉज on his or her own experience and prior knowledge. It is a method of instruction through which students interact with their environment by exploring and manipulating objects and performing experiments. Exploring and manipulating, ठीक है, objects and for performing experiments, यानी कि जो चीज़ बच्चा एक्सप्लोर करेगा, जा करके देखेगा, विजिट करके समझेगा, डिस्कवरी करेगा, खुद से सीखेगा। सो इन दिस अप्रोच द स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। इसमें बच्चा बिल्कुल एक्टिव है भाई, एक्टिवली इन्वॉल्व है। टू फाइंड आउट रूल्स प्रिंसिपल एंड hence develop minds by using insight and intuition। मैं इसी को अंडरलाइन करने के लिए नया चुना हूँ हाइलाइटर, ब्लू कलर। इंसाइट एंड इंट्यूशन, जिसकी मदद से हम सब सूझ के सिद्धांत को बताते हैं, इंट्यूशन की मदद से, इंसाइट की मदद से।
कि भाई साहब जब आपको इंट्यूशन मिलता है तो आपके ऑप्शंस भी सही हो जाते हैं कई बार। ऐसा होता है कि नहीं, बताइए। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है आपके साथ, ये भी बताइए। हुआ भी है या नहीं, कि ऐसा होता है कि नहीं। इंट्यूशन है, सूझ का सिद्धांत है भाई, सूझ की बात हो रही है। अभी वो हम कोहलर कोफका वाला बात नहीं कर रहे हैं, सुल्तान की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बस ऐसे ही बता रहे हैं इंट्यूशन से क्या होता है। इंट्यूशन, जब कोई चार ऑप्शन दिया हो और आपको इस चार में से एक पे 90% प्लस जो है वो चांसेस दिखते हैं कि सही है, और वो सही भी हो जाता है, ऐसा इंट्यूशन कहलाता है इसको। तो इंट्यूशन इनसाइट के हिसाब से बच्चों को सीखने को मिलेगा, डिस्कवरी लर्निंग ये भी बताती है। और क्या क्या तरीके हैं। द मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ना है। कहाँ से कहाँ तक बढ़ना है? बढ़ना है आपको ज्ञात से अज्ञात की तरफ। जो चीज आपको पहले से जानकारी है उसको पहले जानते रहो, बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज चेक कर लो, और उसको फिर जाके अननोन नॉलेज की तरफ ले जाओ, अज्ञात की तरफ ले जाओ। ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ना है, ना कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ, ठीक है। फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस। पर्पजफुल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बच्चे का, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जो भी अनुभव हो काम का होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ना कि ऐसे ही एक्सपीरियंस मिल जाए कुछ भी। प्रिंसिपल ऑफ सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्स, विकल्प तलाशना है। बच्चे के द्वारा विकल्प पे जोर देना है ना। अल्टरनेट ऑप्शंस भी होने चाहिए, विकल्प होने चाहिए बच्चे के सामने, ताकि वो चीज़ों को ढूंढ सके। ये नहीं कि आप बस एक तरीका बता दिए, एक तरीके से हल होता है कोई चीज़, बस हो गया, बच्चे को रटन तू बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लर्निंग थ्रू इंक्वायरी, इंक्वायरी जिज्ञासूपन, उसको खत्म नहीं होने देना है बच्चे के अंदर से, ठीक है। ये कैरेक्टर बचा के रखना है बच्चे के अंदर, ठीक है। लर्निंग थ्रू इंक्वायरी इन्वॉल्व्स टीचर posing the problems and giving assistance, but making it possible for pupils to achieve discoveries assistance collectively for themselves. For example, in a whole class inquiry situation, pupils took on the role of scientists to enhance the size and quality of the flowers in the school garden. They approached the local horticulturists to educate them on the scientific ways of enhancing the quality and size of flowers. Some collected brochures on growing flowers from different sources. They collected information on organic and inorganic fertilizers and went to shop the procuring the required fertilizers in appropriate measures. Then they thought of varying different combination of organic and inorganic fertilizers on selected flowering plants and studied the result and found a unique combination of fertilizers to produce large size flowers which they tried on other flowering plants and found positive results. देखो, रिजल्ट तो पॉजिटिव मिला ना लास्ट में। ये क्यों मिला? क्योंकि बच्चे ने खुद से सीखा है ना, खोजी प्रवृत्ति बना बना के खुद से जाके सीखने की कोशिश किया बच्चा। हाँ, बच्चा जो है वो क्या किया, जैविक और अजैविक खादों को चेक किया खुद ही। हाँ, सही है नहीं है, फिर कॉम्बिनेशन भी ऐसा बनाया कि मतलब जैविक और अजैविक दोनों का कंबाइंड हो खाद। हाँ, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, दोनों प्रकार के उर्वरक को जोड़ा एक साथ,
कंबाइन कर दिया ना बच्चे ने। और ये कमाल कैसे हुआ? कमाल ऐसे हुआ कि हमने उसको मौका दिया किस चीज़ का? डिस्कवरी करने का, इंक्वायरी करने का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, डिस्कवरी। In this example, the discovery learning was a group effort. ग्रुप एफर्ट था ना डिस्कवरी लर्निंग, बच्चा मिलजुल कर खोज रहा था। डिस्कवरी लर्निंग कैन आल्सो बी इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिगत भी हो सकता है। व्यवहार बच्चा जो है अकेले अकेले भी ऐसे सीख सकता है डिस्कवरी लर्निंग, खुद से भी। न्यूटन ने तो वही किया ना, डिस्कवरी ही तो किया था। हाउ कैन यू इनकरेज डिस्कवरी लर्निंग, कैसे आप इनकरेज करोगे? आप ही बताओ, इनकरेज करने का क्या तरीके हो सकते हैं? वीडियो को पॉज करो और बताओ, हाउ कैन यू इनकरेज लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग कैसे इनकरेज करोगे, बताओ। पहला है, यू शुड नॉट टेल योर स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट दे ऑट टू नो, ऑलवेज पोज अ प्रॉब्लम बिफोर देम और कंसिडरिंग एनी इशू encourage students to identify problems. When you tell them the problem and the methods to solve it, you are depriving students of excitement of doing their own finding and the opportunity for increasing their power as students. ऐसा है कि बच्चे को आप जब क्या करते हो, जब आप बच्चे को सीधे सीधे क्या करते हो, एक सवाल का सीधा सीधा जब जवाब दे देते हो, खुद से सवाल का सीधा जवाब अगर दे दोगे, तो क्या वो बच्चा फिर ढूंढने की कोशिश करेगा? क्या उस बच्चे के मन में, दिमाग में कुछ आएगा? सोचने के बारे में कुछ सोचना भी पड़ेगा उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल का जब आपने सीधा जवाब दे दिया तो उसको सीधा ग्रैस्प कर लेगा, वो सोचेगा भी नहीं। इस तरीके से आपने क्या किया बच्चे का? आपने उस बच्चे की अंदर की खोजी प्रवृत्ति को, खोजी प्रवृत्ति जो थी उसके अंदर, कुछ ढूंढ निकालने की क्षमता, डिस्कवरी जो करने की क्षमता थी उसकी, आपने उसको मार दिया, खत्म कर दिया आपने, मात्र ये आंसर दे करके। इसीलिए बच्चे को खोजी प्रवृत्ति को मारना नहीं है, उसकी पावर ऑफ स्टूडेंटशिप को बना के रखना है। अपॉर्चुनिटी देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है सोचने का, खोजने का, डिस्कवरी का। ठीक है। Your main goal of teaching for inquiry is to engage students in those activities which promote the process of defining, questioning, observing, classifying, generalizing, verifying and applying. The outcome of this process is knowledge. समझ रहे हो, नॉलेज कुछ और नहीं है, इसी चीजों का आउटकम है। किस चीज का? बच्चे को खुद ही सोचने दो, मौका दो भाई। किस चीज के लिए मौका दो? ताकि वो खुद ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्व करके सीखे, क्वेश्चनिंग करे, सवाल करे बच्चा, जवाब वो खुद ढूंढेगा, क्लासिफाई करे, उसके अंदर छांटने की क्षमता आ जाए, जनरलाइजेशन की क्षमता आ जाए, तब ना वो अप्लाई करेगा, वेरीफाई करेगा, चीज़ों को वेरीफाई करे, वेरीफाई करके बताए, सत्यापित खुद ही से करे बच्चा। आप हैं कि सीधे सीधे नॉलेज, ज्ञान दे देंगे अपना बैठे बैठे और ये सोचेंगे कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को सोचने का मौका तो दीजिए। वो नन्हा वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट। बच्चा क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है, याद है कि नहीं? ये किसने बोला था? चाइल्ड इज लिटिल साइंटिस्ट, ये किसने बोला था? जल्दी से बताइए जवाब। चाइल्ड इज लिटिल साइंटिस्ट, हैं? बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। चलो मैं लिख देता हूँ इसको, अभी एक मिनट, मैं अभी यहीं पे लिख देता हूँ, इसको हटा के मैं अभी वो चॉइस लिख देता हूँ, आप उसका जवाब दो मुझे। कमेंट सेक्शन में जाओ और जवाब देना क्या, कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, ये बात किसने बोला? हु 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 सेड, किसने बोला ये बात?
और जवाब अभी चाहिए या बाद में, ये भी सोच लो। कहो तो जवाब दे भी दूं? नहीं, इसको रहने देता हूँ, आप खुद निकालो ढूंढ के। क्योंकि मैं जवाब जब दे देता हूँ ना तुरंत वहीं पे, तो आप फिर वो ढूंढते नहीं, आपके अंदर का भी खोजी प्रवृत्ति मर जाता है, और मैं नहीं मारने दूंगा ऐसा। तो आंसर खुद देना। Your lessons should develop from the response of the students and not from the previously determined so-called logical structure. पहले से सोच समझ के बैठे हुए लेक्चर नहीं बना के देना है बच्चों के सामने। आपको अपना जो भी लेसन देना है, अपना जो भी पाठ पढ़ाना है, वो बच्चे के आधार पे होना चाहिए। रिस्पॉन्स जो बच्चे का मिले, स्टूडेंट्स का, उस बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। And the content of your lesson plan should be the responses of the students. बच्चे के रिस्पॉन्स के आधार पे आपका जो कंटेंट हो लेसन प्लान का, वो होना चाहिए। देयरफॉर डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय देयर रॉन्ग आंसर्स। रॉन्ग आंसर से फ्रस्ट्रेट मत होना भाई, ना कि नहीं कि बच्चे जो है गलत गलत आंसर देते हैं, फॉल्स स्टार्ट करते हैं, इरिलेवेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ऐसा मत सोचना, ठीक है। बच्चे जो भी जवाब दें उसके अकॉर्डिंग जो है अपना रिस्पॉन्स सीट तैयार करो, उसके अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान तैयार करो। योर बेसिक मोड ऑफ इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट शुड बी क्वेश्चनिंग यूजिंग बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है पता है? जब आप कोई क्वेश्चन सटीक पूछ लो, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, जिसमें आपको सिंगल सा जवाब मिले, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट करेक्ट आंसर मिले, हाँ या ना, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से, तो कन्वर्जेंट क्वेश्चन हुआ। डाइवर्जेंट हुआ मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकता है, एक से अधिक, अपने तरीके से डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं ना इसको। तो ऐसा होना चाहिए आपका जवाब क्वेश्चन, कन्वर्जेंट के साथ साथ डाइवर्जेंट भी। बट द लेटर इज मोर प्रिफर्ड एज इट इज encourages inquiry and act as a means to engage your minds young minds to probe unsuspected possibilities. You should encourage multiple responses for students. Do not ask for the reason but the reasons, not for the cause but for causes, and never the meaning but the meanings. Okay, ध्यान रखना ये चीज। When you insist on single definite answer, the students would stop searching for possibilities and their mind would stop inquiring further. बच्चे को जिज्ञासुपना नहीं खत्म करना है, इंक्वायरीनेस खत्म नहीं करना है, इंक्विस्टिवनेस नहीं खत्म करना बच्चे की। इंक्वायरी उसकी बनी रहे, क्वेश्चनिंग करना उसका बनना रहे, इसलिए आपको एक रीजन नहीं बहुत सारे रीजंस पूछने हैं, आपको एक कारण नहीं बहुत सारे कारण पूछने हैं, आपको एक मीनिंग नहीं बहुत सारी मीनिंग्स पूछनी है बच्चे से, कि और भी मीनिंग्स ढूंढो, ढूंढ के लाओ। वो मेहनत करेगा, वो जिज्ञासुपना अपना दिखाएगा और क्वेश्चनिंग करेगा, समझेगा, सीखेगा। यू शुड एनकरेज स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन मोर देन स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। यानी बच्चे का आपसे ज़्यादा इंटरेक्शन हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चे का बच्चे के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा जरूरी हो, स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ तो हो ही, लेकिन बच्चे के साथ ज़्यादा हो। In traditional classroom interaction, students look for the teacher for the ultimate correct answer. When they seek teacher's response, they stop further searching for possible answers and thus blocking their inquiry mind. होता क्या है, पुराने जो प्रारंभिक तरीके से जो परंपरावादी जो क्लासरूम होती है, ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता था या होता है कि बच्चे के सामने टीचर को पेश किया गया है कि सब जवाब वही देंगे, टीचर ही देंगे, और बच्चा बस चुपचाप सुन करके और शांत हो जाएगा। उसकी जो उसके इंक्वायरी माइंड था उसको आपने खत्म कर दिया, स्टॉप कर दिया। बिल्कुल भी गलत है ये, बिल्कुल सही नहीं है ये तरीका। You should measure the success of your lesson in terms of changes in the inquiry behavior of your students, like the frequency with which they ask questions.
the increase in the relevance of questions, conviction in challenging opinions of other students, teacher, and textbooks, the relevance and clarity of their challenge, the willingness to modify or change their positions when data warrants it, increase in tolerance for diverse sensors, increase in their skill in observing, classifying, generalizing, etc., their ability to apply generalizations, attitudes, and information to novel situations. You should never try to conclude the lesson by summarizing the findings of the students. Any form of conclusion tends to have the effect of ending further thought. You may summarize the findings without closing the issue. You may say, we have arrived at this position, which has further possible extensions which may you may search for in next class. देखो यहीं से मेरी बात खत्म हो गई और यही होना भी चाहिए क्या आप समराइज ऐसे मत करो, आप कंक्लूजन ऐसे मत दो, आप वो संदर्भ सहित व्याख्या ऐसे मत करो कि जिसमें कि पता चले कि बच्चे जो है वो उसको लगने लगे कि नहीं यार ये तो अब खत्म हो गया, अब तो समाप्त हो गया, अब तो मुझे सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो समरी आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि क्लोज एंडेड हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसी समरी हो, ठीक है, ओपननेस हो, ओपन एंडेड, ताकि वो नेक्स्ट क्लास में भी बच्चा सोचे और समझे, उस पर जाने, नेक्स्ट क्लास के लिए भी उस पर ध्यान दे। तो हमें ऐसा चीज ध्यान देना है, बच्चे के सामने ऐसा चीज रखना है। वेदर यू लाइक टू प्रमोट डिस्कवरी इंक्वायरी माइंड इन योर स्टूडेंट्स इन इंटायरली अप टू यू, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप किस तरीके का चाहते हैं बच्चे को सिखाना। इफ यू वांट इट देन यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इट थ्रू योर एक्शन, ऐसा करना है तो उसके लिए एक्शन भी वैसा होना चाहिए आपका। And beliefs, you need to be a student with a inquiring mind working along with your students, inquiring mind होना चाहिए बच्चा, जिज्ञासुपना बना रहना चाहिए उसके अंदर, जिज्ञासा हो, ठीक है, जिज्ञासा। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज का ये क्लास हम भी समाप्त करते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्लास में आपको इंक्विजिटिव और जिज्ञासुपना बनाए रखना है, ये भी ध्यान देना है। तो लास्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग के क्या तरीके हैं, क्या सिद्धांत हैं, सिद्धांतों को लिख डालो जो भी आपकी नज़र में लगता है कि प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी लर्निंग होने चाहिए या होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, ठीक है, क्या क्या वो तरीके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही शुरू करेंगे, प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। तब तक के लिए बने रहिएगा टीचिंग केंद्र पे मनीष ओझा के साथ। और अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो भाई साहब देरी क्यों करते हो यार, कर दो ना लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, एक्सपीरियंस गेन होगा आपको भी शेयरिंग एंड केयरिंग का। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब तो वो बहुत गलत बात है, मैंने देखा सब्सक्रिप्शन 90% लोग नहीं कर रहे हैं भाई, ये उल्टा चल रहा है, सब्सक्रिप्शन 90% लोग नहीं कर रहे हैं, 10% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्यों, दोबारा जरूरत नहीं है क्या भाई, लेक्चर 1 2 से ही काम हो जाएगा। अभी बहुत सारे लेक्चर आने बाकी हैं और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी भाई, यहाँ जुड़े रहोगे तो कभी आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। ओके, ठीक है, गुड नाइट, सी यू सून, थैंक यू, बाय।